Hello students, so today we are going to start your chapter number 5 and what is the chapter? कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज़ कोल, हाउ इट फॉर्म्ड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम बनता कैसे है, कोल कैसे बनता है, तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इस चैप्टर में सारा कुछ देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा रिसोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ रिसोर्स। स्टूडेंट्स, ऐसी जगह या मटेरियल, ठीक है, या सोर्स जिससे हमारे को कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, और मतलब एक से ज़्यादा बार हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बार बार ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। अब ये जो रिसोर्स होते हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, किस बेस पे, कुछ जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं जो ऑलरेडी नेचर में होती है और नेचर के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से हमारे को ऑब्टेन होती है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हमें कोई चीज़ नेचर से मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स। सेकंड, अगर हम कोई चीज़ खुद बना रहे हैं, आर्टिफिशियली तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैन मेड और आर्टिफिशियल रिसोर्स। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये जो रिसोर्स होते हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप। ओके, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, बड़े इजी हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझना है आपने। इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जिनके ख़त्म होने का इजीली कोई चांस नहीं होता है, और उनको हम जितना मर्जी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होंगे। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्लियर है, तो इसके एग्जांपल देखो, सनलाइट, एयर। तो आपको पता है आप सनलाइट जितनी मर्जी ले लो बाहर खड़े होके, सन की लाइट तो नहीं कम होगी, ठीक है ना, तो ख़त्म होगी। वैसे ही एयर है, ऐसा तो है नहीं कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एयर कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो जितनी मर्जी एयर यूज़ करो, जितना मर्जी सनलाइट यूज़ करो, ये कभी ख़त्म होने के चांस इनके नहीं होते हैं। तो इस तरीके के जो रिसोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड रिसोर्स की तरफ। ठीक है, तो ये आता है आपका, कम ऑन यार, ये आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें क्या होता है, कुछ एक नेचर के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में है, और अगर हम इनको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वेस्टेज ज़्यादा करेंगे, तो ये कुछ एक टाइम के बाद ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इसके एग्जांपल आ जाते हैं आपके, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एग्जांपल याद रखना है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस होगी, ये भी इसका एग्जांपल है। तो ये दो चीज़ें आपको पता लग गई होनी। ओके, नाउ फर्स्ट जो हम करेंगे अच्छे से वो है कोल। तो कोल के बारे में आपने सुना होगा, होपफुली देखा भी होगा कईयों ने। तो ये होता क्या है, तो हार्ड होता है स्टोन की तरह, उतना हार्ड नहीं, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, और ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पिक्चर। तो ये हमारे कुछ एक जगह पे एज अ फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है कुकिंग में। इसके अलावा सबसे पहले इसका यूज़ जो रेलवेज़ होती थी, ठीक है, रेलवे इंजन्स में इसका यूज़ किया जाता था। उससे स्टीम प्रोड्यूस करवाते थे और उसकी हेल्प से हम ट्रेन को मूव करवाते थे। उसके अलावा इसका यूज़ होता है आपका थर्मल पावर प्लांट्स में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। और इसका यूज़
और भी बहुत सारे कामों में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो ये आपका कोल, जिसको हम कोयला भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम ये जो कोल है बनता कैसे है। तो देखो, अबाउट 300 मिलियंस ईयर्स, ठीक है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स। तो इतने साल पहले क्या हुआ, अर्थ के ऊपर मान लो जंगल थे, बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे, और ये जो फॉरेस्ट थे किसी रीज़न से नेचुरल डिजास्टर के कारण, लाइक फ्लड्स हो गया, फ्लड आ गया मान लो बहुत बड़ा, तो उसके कारण ये जो फॉरेस्ट थे ये पानी के नीचे, पानी फ्लड के थ्रू बह गए और दब गए उसके नीचे, पानी और सॉइल के नीचे, ठीक है, मिट्टी के नीचे बरीड हो गए, बरीड मतलब दब गए। तो उसके कारण क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर कुछ और हुआ, ठीक है, और धीरे धीरे किसी न किसी वजह से उसके ऊपर आपकी सॉइल की डिपोजिशन होती रही, लेयरिंग बनती रही, जिसके कारण वो और नीचे सिंक करता गया, ठीक है, और डीपर जाता गया। तो नीचे जाने के कारण उसके ऊपर और लेयर्स सॉइल की, ठीक है, प्लांट वेस्ट वगैरह ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वैसे वो उसके ऊपर लेयरिंग होती गई, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा डायग्राम बना के बताती हूँ आपको। मान लो मैंने बोला ये फॉरेस्ट था, प्लांट था कोई, तो ये मान लो ये प्लांट था, ठीक है, फ्लड के कारण क्या हुआ, ये सॉइल के नीचे आ गया। अब इसके ऊपर लेयर सॉइल के आ गई। इसके अलावा क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर कुछ और हुआ होगा, तो धीरे धीरे सॉइल की लेयरिंग बनती गई इसके ऊपर, ठीक है, और ये नीचे और नीचे जाता गया और लेयर्स बनती गई। इसके कारण इसके ऊपर प्रेशर पड़ता गया, तो इंक्रीज़ हो गई प्रेशर में। वैसे ही नीचे जितना जाएगा उसके कारण उसके ऊपर एक और चीज़ जो इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उसके कारण ये जो प्लांट था ये धीरे धीरे कोल में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। दोबारा बता देती हूँ, सॉरी, कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैंने क्या बोला, बहुत हज़ारों साल पहले क्या होता है, कोई फॉरेस्ट था, ठीक है, वहाँ पे फ्लड आया, उस फ्लड के कारण जो फॉरेस्ट था वो मिट्टी के नीचे दब गया। अब इतने सारे सालों में उसके ऊपर लेयरिंग बनती गई, उसके कारण वो नीचे दबता गया, जाता गया, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता गया। तो उस प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो जो प्लांट्स उसके नीचे, एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह दबे हुए थे, वो किस में चेंज हो गए, कोल में चेंज हो गए। अब इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कार्बनाइजेशन भी बोला जाता है, जो फॉर्मेशन ऑफ कोल है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स हैं डेड, ठीक है, उनकी बॉडी में कार्बन होता है एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट। तो ये जो प्रोसेस है डेड वेजिटेशन कोल में चेंज हो रही है, इसको हम कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। अच्छा, अब एक चीज़ जो आपको बताने को रहेगी, इम्पॉर्टेंट चीज़, तो वो क्या है, देखो, जितने भी जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि क्या है हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, तो ये सारे जो हमें मिलते हैं, ये मिलते हैं हमारे को डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वर्ड याद रखो, दैट्स इट। तो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारे को मिल रहे हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस तरीके के ये जो चीज़ें हैं, फिर हम इनको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम इनको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, जलाने के लिए। तो अब हमारे व्हीकल को चलाने के लिए, तो मतलब फ्यूल बोलते हैं इनको, फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो जब हम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गन, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लांट दब गए, एनिमल दब गए, ठीक है, उनके जो मरे हुए प्लांट और एनिमल के वेस्ट बच रहे हैं, वही तो किस में चेंज हो रहे हैं बाद में, कोल में। तो इसीलिए इसका मतलब है कि जो डेड रिमेन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उन्हीं से हमारे को ये चीज़ें मिल रही हैं और इनका यूज़ एज अ फ्यूल हो रहा है। तो इस तरीके के फ्यूल्स को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ओके, रिपीट कर देती हूँ, जो हमारे को कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फ्यूल होते हैं, ये हमारे को डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट एनिमल से मिलते हैं, तो इनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। नाउ यू शुड नो व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स।
तो इसके एग्जांपल भी आपको पता लग गए उन्हें, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो उसमें हमने कोल के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कोक। तो ये एक टफ पोरस, जिसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, ठीक है। और ये जो स्टील बनाई जाती है उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अबाउट द कोल टार, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोल टार। तो ये ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। इसके बारे में याद रखना, आपने होपफुली देखा होगा या इसके बारे में पता होगा। तो इसमें जो इसकी स्मेल होती है अनप्लीजेंट होती है, जो मतलब हमें अच्छी नहीं लगती उस टाइप की। तो ये लिक्विड फॉर्म होती है ब्लैक। नेक्स्ट चीज़ कोल टार के बारे में। अच्छा, आपने सुना है या देखा कहाँ होगा इसको, जब रोड्स बनते हैं तो उसकी मेटलिंग होती है, तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर के लिक्विड की लेयरिंग डाली जाती है शाइनिंग टाइप की, तो वो होती है आपकी कोल टार, ठीक है। तो अब कोल टार का यूज़, तो इसका यूज़ बहुत जगह पे होता है, लाइक डाइज बनाते हैं हम, ड्रग्स, कुछ एक दवाइयों में भी कोल टार यूज़ होती है, ठीक है। अलग डाइल्यूशन करके या कुछ अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं। परफ्यूम्स हो गई, प्लास्टिक वगैरह, पेंट्स हो गए, ठीक है, फोटोग्राफिक मटेरियल होता है। तो इस ये मतलब बोलने का ये है कि बहुत सारी चीज़ों को बनाने में कोल टार का यूज़ किया जाता है। अब इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉरी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है बिटुइन। तो ये जो बिटुइन है, इसका यूज़ आजकल कोल टार की जगह जो मेटलिंग होती है रोड की, उसके लिए यूज़ किया जाता है। कोल गैस। तो कोल गैस कैसे मिलती है हमारे को, जब हम कोल को कोक में चेंज करते हैं उस टाइम पे हमारे को कोल गैस मिलती है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ पहले स्ट्रीट लाइटनिंग को किया जाता था, और सबसे पहले लंदन में हुआ था 1810 में, और फिर बाद में इसको अलग अलग जगह पे यूज़ किया गया। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, सेकंड हाफ चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में। सो आपने अच्छे से इसको समझना है, लर्न करना है, देखना है, ठीक है। अगर एक बार हमें पता नहीं चले तो वीडियो को दोबारा देखो, बट कंसंट्रेट होके देखना है, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।